गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वैसे बात करने जा रहे थे परनीसियस एनीमिया के बारे में, जो कि मेजर विटामिन B12 की जब डिफिशियंसी होती है, काफ़ी ज़्यादा जब डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है, परनीसियस एनीमिया होता है। नॉर्मली अपन ने जैसे मैक्रोसाइट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का ही ये टाइप है, उसके अंदर अपन ने एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था क्या, एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में नॉर्मली क्या होता था, मेनली विटामिन जो B9 थी, फोलिक एसिड, उसकी कमी हो रही थी। इसके अलावा इसके साथ किसकी कमी हो रही थी, विटामिन B12 की। तो दोनों विटामिन की कमी हो रही थी। वो कौन सा था, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और वैसे जो परनीसियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दोनों ही कौन सा एनीमिया है, मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अपन ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि कैसे विटामिन B9 का एब्जॉर्प्शन होता है और उसकी कमी की वजह से, और साथ ही साथ कुछ हद तक विटामिन B12 की कमी की वजह से कौन सा एनीमिया हो रहा था, मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, या फिर स्पेशली क्या बोल सकते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। परनीसियस एनीमिया ही एक प्रकार का मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर ही आता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात की जाए कि केवल विटामिन B12 की कमी से ही कोई अगर एनीमिया हो रहा है, केवल B12 की कमी से ही एनीमिया हो रहा है, तो वो कौन सा होता है, परनीसियस एनीमिया। ठीक है, तो अपन परनीसियस एनीमिया के बारे में जानने से पहले अपन जानेंगे कि आखिर इस विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्या इसका सोर्स होता है। ठीक है, इस बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विटामिन B12 है, ये किस चीज़ के अंदर पाई जाती है, किस चीज़ में मौजूद होती है। तो विटामिन B12 की अगर बात की जाए, या विटामिन B12 के अगर सोर्सेज के बारे में बात की जाए, कि बताया जाए कि विटामिन B12 सबसे बेस्ट किसमें पाया जाता है, या बेस्ट क्वालिटी विटामिन B12 में किसके अंदर पाया जाता है। तो अगर सोर्स की बात करें, सोर्स ऑफ विटामिन अगर B12 की बात करें, तो वो प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, वो प्रोडक्ट कौन सा है, एनिमल सोर्सेज। क्या होता है वो, एनिमल सोर्सेज की जो एनिमल सोर्सेज है, लाइक एग्जांपल मीट, लीवर, फिश एंड एग्स। तो इन चीज़ों में क्या होता है, विटामिन B12 है, काफ़ी अच्छी अमाउंट के अंदर, बहुत अच्छी तादाद के अंदर पाया जाता है। विटामिन जो B12 होता है, इसकी अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, तो डेली रिक्वायरमेंट होती है इसकी 2 to 3 माइक्रोग्राम पर डे। क्या होती है, 2 to 3 माइक्रोग्राम पर डे। तो ये तो क्या है, नॉर्मली जैसे विटामिन B12 का सोर्स, कि कौन सा सोर्स होगा जिसके अंदर विटामिन B12 है अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। दूसरी बात कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है, जो कि थी 2 to 3 माइक्रोग्राम पर डे। तो आगे अपन बताएंगे कि इतनी कम मात्रा के अंदर विटामिन B12 बॉडी को चाहिए होता है, वो क्यों चाहिए होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो विटामिन जो B12 है, अगर उसके एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो अपन ने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो विटामिन B12 है उसका जो बेस्ट सोर्स है वो क्या है, एनिमल प्रोडक्ट। कि जो विटामिन B12 है वो एनिमल प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी अच्छी अमाउंट के अंदर पाया जाता है। तो विटामिन जो B12 जो एनिमल प्रोडक्ट के अंदर होता है, यहाँ पे क्या होता है, एनिमल प्रोडक्ट के अंदर ही एक और चीज़ मौजूद होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एनिमल प्रोटीन। ये प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होती है एनिमल प्रोडक्ट के अंदर। इस प्रोटीन के साथ ये विटामिन B12 क्या करता है, बाइंड रहता है। क्या रहता है, बाइंड रहता है।
जब इस प्रोटीन के साथ विटामिन B12 बाइंड होता है, इसी फॉर्म के अंदर क्या करते हैं अपन इसको इनटेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी एनिमल प्रोडक्ट अपन ने इनटेक किया, लाइक एग्जांपल अपन ने एग इनटेक किया, तो उसको इनटेक करने के बाद में वो ओरल कैविटी के अंदर आता है। यहाँ से क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। जो अपना जो फूड होता है वो बोलस के रूप में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेलाइवा मौजूद होता है। सेलाइवा में नॉर्मली जो एमाइलेज वगैरह, लाइपेज वगैरह, एमाइलेज, ट्रिप्सिन वगैरह कुछ लिटिल अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उनका डाइजेशन शुरू हो जाता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेलाइवा के अंदर एक और चीज़ मौजूद होती है जिसको बोलते हैं आर बाइंडर या रैपिड बाइंडर प्रोटीन। अब क्या होता है, जैसे ही अपन एनिमल प्रोडक्ट इंटेक करते हैं और उसके अंदर विटामिन B12 मौजूद होता है, तो क्या होता है, ये आर बाइंडर विटामिन B12 को देखता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है, इस आर बाइंडर को पहली नज़र में ही क्या होता है, विटामिन B12 से प्यार हो जाता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे आर बाइंडर क्या करता है, इसके साथ बाइंड होने की कोशिश करता है, इसके साथ विटामिन B12 के साथ बाइंड होने की कोशिश करता है। अब इतनी मोहब्बत करने वाला व्यक्ति बाइंड होने की तो कोशिश तो करेगा ही। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विटामिन B12 पहले से ही क्या है, एनिमल जो प्रोडक्ट उसके अंदर प्रोटीन मौजूद थी उसके साथ बाइंड था। तो ये जो आर बाइंडर है, ये भाई साहब उसके साथ बाइंड नहीं हो पाए। लेकिन ये भी क्या बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करने वाले व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जैसे ही भोजन या अपना जो फूड है वो बोलस के रूप में कन्वर्ट हुआ, वो यहाँ से फिर धीरे धीरे इसोफेगस से होता हुआ स्टोमक की तरफ जा रहा है, स्टोमक में पहुँचता है। और ये आर बाइंडर क्या करता है, इस B12 का क्या करता है, पीछा करता है। ये आर बाइंडर क्या करता है, B12 का पीछा करता है। तो आर बाइंडर भी पीछा करता करता स्टोमक में पहुँच जाता है। अब जैसे ही जो अपना फूड कंटेन है, फूड मटेरियल है, वो स्टोमक में पहुँचता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो बोलस के रूप में जो फूड कन्वर्ट हुआ था ओरल कैविटी के अंदर, वो यहाँ पे आके काइम में कन्वर्ट होता है। एक चीज़ यहाँ पे क्या होता है, काइम में कन्वर्ट करता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है, फूड इन बोलस फॉर्म। और अगर अपन बात करें कि स्टोमक के अंदर भोजन क्या होता है, फूड क्या होता है, इन काइम फॉर्म। काइम फॉर्म। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे खाना स्टोमक के अंदर पहुँचता है, तो स्टोमक में पहुँचने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे जैसे खाना स्टोमक में पहुँचता है तो स्टोमक के अंदर क्या होता है, एक ग्लैंड मौजूद होती है। उस ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं, एक ग्लैंड मौजूद है। इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक के अंदर मौजूद होती है। और मोस्टली अगर पूछा जाए तो कहाँ मौजूद होती है, तो आप बता सकते हो जो फंडल पार्ट होता है स्टोमक का जो फंडल पार्ट है उसके ऊपर क्या, उसके अंदर क्या होती है, ये ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 2 सेल मौजूद होती है। फंडल पार्ट में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या है, 2 सेल मौजूद है। दोनों सेल में एक सेल क्या होती है, चीफ सेल होती है। एक सेल क्या होती है, चीफ सेल होती है, जो कि पेप्सिनोजन को रिलीज करती है। एक सेल है जो पेप्सिनोजन को रिलीज करती है, उसका नाम है चीफ सेल, ठीक है। अब इस चीफ सेल का क्या काम होता है, ये पेप्सिनोजन क्या करता है, नॉर्मली पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। और जो एनिमल जो प्रोडक्ट ऊपर ने इंटेक किया, उसके अंदर B12 के साथ जो बाइंड प्रोटीन थी, उस प्रोटीन का क्या करता है, डाइजेशन कर देता है। अब जैसे एनिमल प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो पीछा करने वाला B12 होता है, जो B12 का जो पीछा करने वाला रैपिड बाइंडर होता है, आर बाइंडर होता है, वो क्या करता है, यहाँ पे B12 के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। B12 के साथ बाइंड हो जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है, यहाँ पे एक पेराइटल सेल भी तो मौजूद है। तो पेराइटल सेल से 2 कंटेंट रिलीज होते हैं, 2 चीज़ें रिलीज हो रही है। एक होता है HCl और दूसरा है इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये जो विटामिन B12 है वो है ही इतनी खूबसूरत कि इसकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ये भी क्या होता है, B12 के साथ क्या होता है, B12 की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये भाई साहब भी क्या जिद्दी है बहुत। इन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, B12 के साथ क्या है,
बाइंड कौन है, B12 के साथ बाइंड कौन है, रैपिड बाइंडर या आर बाइंडर प्रोटीन। लेकिन ये जितने भाई साहब क्या करते हैं, इसका पीछा करने लग जाते हैं। पहले आर बाइंडर ने पीछा किया, अब B12 का पीछा कौन कर रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे जैसे ये आर बाइंडर जैसे विटामिन B12 के साथ बाइंड हुआ स्टोमक के अंदर, यहाँ से ये पहुँचता है ड्यूडेनम के अंदर। यहाँ पे क्या पहुँचता है ड्यूडेनम के अंदर, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइनल की पहली स्ट्रक्चर है, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। तो ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस मौजूद होते हैं जिसके अंदर एमाइलेज और लाइपेज जैसे एंजाइम मौजूद होते हैं। तो जो इसके अंदर जो मौजूद है एमाइलेज लाइपेज या जो पेनक्रियाटिक जूस है वो क्या करता है, ये जो आर बाइंडर होता है, इस आर बाइंडर में क्या कर देता है, डाइजेशन कर देते हैं। तो एक बार को क्या होता है, यहाँ पे जो विटामिन B12 वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। विटामिन B12 क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर पहुँचा, ड्यूडेनम में पहुँचते ही क्या हुआ, आर बाइंडर क्या हो गया, आर बाइंडर क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, B12 फ्री हो गया। और इस मौके का फायदा किसने उठाया, इस मौके का फायदा उठाया इंट्रिंसिक फैक्टर ने। इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया, इससे बाइंड हो गया। किससे बाइंड हो गया, विटामिन B12 के साथ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोबेलामाइन। तो B12 के साथ ड्यूडेनम में जब आर बाइंडर का डाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, उसके बाद में B12 फ्री हो जाती है। और जैसे ही B12 फ्री हुई तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, इसका फ़ायदा उठाया इसने। इसका फ़ायदा किसने उठाया, इसने, रैपिड इंट्रिंसिक फैक्टर ने। तो इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे आके ड्यूडेनम में क्या होता है, B12 के साथ बाइंड हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से ये B12 आगे की तरफ जाता है, इसके साथ बाइंडिंग इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ ड्यूडेनम से जेजुनम में, जेजुनम से इलियम में पहुँचता है, और इलियम से फिर इलियम का जो लास्ट पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल इलियम। टर्मिनल इलियम तक पहुँच जाता है। इस टर्मिनल इलियम में क्या होता है, कुछ सेल मौजूद होती है जिनको अपन ने नाम दिया इलियल सेल। ये सेल अपने इलियल सेल, इसके कुछ रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे टर्मिनल इलियम में इलियल सेल रिसेप्टर मौजूद है। अब इस रिसेप्टर के साथ क्या होता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो B12 के साथ बाइंड है वो क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर उन्हें रिसेप्टर से, कौन से, इलियल सेल के रिसेप्टर से क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। यहाँ पे बाइंड होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, बाइंड होने के बाद ये रिसेप्टर क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। जैसे ही रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो इन्होंने क्या किया, मैसेज किया इलियल सेल की तरफ, अंदर की तरफ इलियल सेल में मैसेज किया। तो इलियल सेल्स ने कुछ एंजाइम रिलीज किए। उन एंजाइम ने क्या किया, उन एंजाइम ने जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसको डेस्ट्रॉइड कर दिया। और एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है उसके थ्रू क्या किया, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या किया उसने, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू इस यहाँ पे मौजूद B12 को अपने अंदर एंगल्फ कर लिया। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ, जो नॉन सोल्यूबल जो प्रोडक्ट है, मतलब B12 है, उसको एंगल्फ कर लिया गया इलियल सेल के द्वारा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक लीवर के द्वारा जो सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली प्रोटीन होती है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फॉर्म्ड बाय द लीवर। लीवर की जो सेल्स होती है वो क्या बनाती है, हेपेटोसाइट सेल्स एक प्रोटीन बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसकोबेलामाइन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, ट्रांसकोबेलामाइन प्रोटीन। ट्रांसकोबेलामाइन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है लीवर। ये ट्रांसकोबेलामाइन क्या करता है, इसको ट्रांसफर करने का काम करता है। B12 को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कौन करता है, ये ट्रांसकोबेलामाइन। तो ट्रांसकोबेलामाइन क्या करता है, यहाँ पे आता है, B12 को ट्रांसफर करता है ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर ट्रांसफर कौन कर रहा है, ब्लड के अंदर ट्रांसफर कौन कर रहा है, ट्रांसकोबेलामाइन प्रोटीन। अब ब्लड के अंदर जो फॉर्म होगी B12 की, जो B12 की जो फॉर्म है ब्लड के अंदर, वो कौन सी है, ट्रांसकोबेलामाइन। वो क्या है, ट्रांसकोबेलामाइन। तो ट्रांसकोबेलामाइन फॉर्म ब्लड के अंदर B12 की फॉर्म है। ठीक है, अब ब्लड के अंदर जाने के बाद में क्या होता है, ब्लड से इसको ले जाया जाता है लीवर के पास। और लीवर के अंदर सेल मौजूद होती है, हिपेटोसाइट सेल। इन हिपेटोसाइट सेल के अंदर जाके विटामिन B12 स्टोर हो जाता है।
और लगभग 3 to 5 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स तक क्या होता है B12 में स्टोर रहता है। B12 में कितने देर स्टोर रहता है? B12 में कितने दिन स्टोर रहता है? 3 to 5 ईयर तक, ठीक है। 3 से 5 साल तक B12 स्टोर रहता है, इसलिए इसकी अमाउंट इतनी कम अपन को डेली रिक्वायरमेंट इसकी होती है, जो 2 to 3 माइक्रोग्राम पर डे होती है, वो इतनी कम इसलिए अपन को रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये जो क्या होता है 3 से 5 साल तक स्टोर रहता है। दूसरी बात कि क्या होता है इसकी कमी बहुत ही कम देखने को मिलती है। उसका वजह भी क्या है, यही कि इसकी स्टोरेज पावर है, कैपेसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। जबकि B9 की 3 मंथ्स के आसपास स्टोरेज कैपेसिटी थी, तो उसकी कमी जल्दी देखने को मिल रही थी, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है स्टोर होने के बाद जो सेल्स जिनको रिक्वायर्ड होती है B12 की, वो उनके रिसेप्टर क्या होते हैं, स्टोमलेट होते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी डिमांड को, तो उनको जो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वहाँ पे प्रोटीन के साथ बाइंड करके, और वहाँ पे रिसेप्टर पे लोड हो जाते हैं, और फिर वही जो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस है उसके थ्रू सेल के अंदर जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो अपना जो बोन मेरो है, बोन मेरो के अंदर क्या होता है इरिथ्रोब्लास्ट सेल होती है, जो कि क्या करती है आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है इरिथ्रोब्लास्ट सेल होती है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं प्रीकोसर सेल, या फिर क्या बोल सकते हैं इमेच्योर सेल। तो ये क्या करती है B12 कहाँ पहुँचती है, B12 है रीच टू द इरिथ्रोब्लास्ट सेल या प्रीकोसर सेल। प्रीकोसर मतलब द सेल विच गिव राइज टू एंड अनदर सेल, जिससे कोई दूसरी सेल बनती हो, एक सेल जो कि अन्य दूसरी सेल्स का फॉर्मेशन कर रही हो, प्रीकोसर सेल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं इमेच्योर सेल। तो जो B12 पहुंचा बोन मेरो के अंदर, और बोन मेरो में किसके पास इरिथ्रोब्लास्ट सेल है, उसके पास, या प्रीकोसर सेल बोल सकते हैं या इमेच्योर सेल बोल सकते हैं, और इसको क्या करता है कन्वर्ट करता है इनटू इसके अंदर कन्वर्ट करेगा मैच्योर सेल में। इसमें मैच्योर सेल के अंदर या मैच्योर आरबीसी के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जो इससे जो इरिथ्रोब्लास्ट होता है उससे सबसे पहले बनता है प्रोनॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। तो प्रोनॉर्मोब्लास्ट है, और उसके बाद में अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद में इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट्स, जो कि ब्लड के अंदर इमेच्योर आरबीसी की फॉर्म होती है, जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, और 24 घंटे के दरमियान क्या होता है वो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है और मैच्योर आरबीसी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है इसको मैच्योर में कन्वर्ट करता है, या इसका जो न्यूक्लियस मैच्योरेशन में मदद करता है। मतलब सेल की साइज़ जो बड़ी थी वहाँ से क्या होगी सेल की साइज़ छोटी होगी, बड़ी से सेल की साइज़ छोटी होगी, और न्यूक्लियस डिसअपियर होगा। उसको क्या बोला अपने न्यूक्लियर मैच्योरेशन। तो ये क्या करता है B12 है, जिन सेल्स को रिक्वायर्ड है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने लिया इरिथ्रोब्लास्ट सेल जो कि बोन मेरो के अंदर मौजूद है, उसमें क्या करती है न्यूक्लियर मैच्योरेशन का काम करती है। अर्थात जो प्रीकोसर सेल है, जो इमेच्योर सेल है, या फिर जो इरिथ्रोब्लास्ट है, उसको मैच्योर सेल या मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे जो स्टार्टिंग में जो प्रोनॉर्मोब्लास्ट होता है उसके अंदर आरबीसी की जो साइज होती है वो कितनी होती है 21 माइक्रोन, क्या होती है 21 माइक्रोन। उसके बाद में जो मैच्योर होती है उसमें 7.2 माइक्रोन। ये क्या है साइज कम हो रही है ना, और न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहा है, तो ये क्या है मैच्योरेशन हो रहा है। तो सेल्स के आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है B12। अगर आरबीसी B12 नहीं है तो सेल्स का क्या नहीं होगा, न्यूक्लियर मैच्योरेशन नहीं होगा, और सेल का क्या होगा उस वही जो बोन में रहा वहीं पे क्या हो जाएगा, वो सेल बाहर कम निकलेगी, मतलब लगभग 15% ही सेल क्या हो जाएगी ब्लड के अंदर पहुँचेगी, और वो भी कौन सी होगी मैक्रोसाइटिक टाइप की सेल होगी। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि पर्नीशियस एनीमिया क्या है मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का ही एक टाइप है।
तो 15% सेल ही ब्लड के अंदर पहुँचती है, और उनमें भी क्या होता है, जो सेल्स पहुँच रही है उनमें भी क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, सेल्स इमेच्योर होती है या लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, और रेस्ट ऑफ अमाउंट जो सेल्स है 85% जो सेल्स है वो जो बोन मेरो है उसके अंदर ही क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। बोन मेरो के अंदर ही डिस्ट्रॉयड हो जाता है। बोन मेरो के अंदर क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है जो कि क्या करती है, आरबीसी का क्या कर देती है, रेस्ट्रिक्शन कर देती है। इरिथ्रोब्लास्ट क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स क्या कर दिया, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो कि क्या करती है, डिस्ट्रक्शन कर देती है। और इरिथ्रोब्लास्ट का मतलब क्या है, इरिथ्रोसाइट्स का क्या हुआ, इरिथ्रोसाइट्स का क्या हुआ, इरिथ्रोब्लास्ट मतलब इरिथ्रोसाइट्स का क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हो गया। और ओस्टियो का मतलब क्या होता है, जो बोन के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल होती है उनको क्या बोलते हैं, ओस्टियोब्लास्ट। बोन के अंदर, बोन मेरो क्या है, एक बोन का ही पार्ट है, तो वहाँ पे जो सेल जो डिस्ट्रक्शन का काम करती है उसको ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। और आरबीसी का अगर डिस्ट्रक्शन वहाँ हो रहा है तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन, इरिथ्रोब्लास्ट। वो सेल्स को बोल सकते हैं इरिथ्रोब्लास्ट सेल, क्योंकि वो आरबीसी का भी क्या कर रही है, डिस्ट्रक्शन कर रही है। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा। अपन ने बात की थी आज विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के बारे में, कि विटामिन जो B12 है उसका जो प्रोडक्ट था वो था एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट के अंदर विटामिन B12 मौजूद था, और वो वहाँ पे मौजूद प्रोटीन के साथ बाइंड था। वहाँ से वो ओरल कैविटी में आया, ओरल कैविटी में उसको मिला रैपिड बाइंडर, जो कि विटामिन B12 को देखते ही क्या हो गया, मन ही मन उसको पसंद करने लगा, उससे उसको क्या हो गया, प्यार हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो विटामिन B12 के साथ आर बाइंडर बाइंड होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने समस्या क्या होती है, उसके सामने समस्या क्या होती है, समस्या उसके सामने ये है कि यहाँ पे पहले से प्रोटीन बाइंड है, ठीक है, तो ये इसका पीछा करेगा। ये एक B12 का क्या करेगा, एक जिद्दी आदमी की तरह या एक जिद्दी लवर की तरह क्या करेगा, इसका पीछा करेगा। फिर यहाँ से वो आएगा, वहाँ पे यहाँ से आएगा वो स्टोमक के अंदर क्या हो जाएगा, पेप्सी नोजल के द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा, और इसका फायदा उठाता है आर बाइंडर, वो B12 के साथ जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे पेराइटल सेल के द्वारा एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज होता है, जो भी क्या करता है, विटामिन B12 को देखते ही उसको पसंद करने लगता है। वो भी क्या करता है, अब इसका पीछा करना शुरू कर देता है और पहुँचता है ड्यूडेनम के अंदर, जहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस मौजूद होता है, और वो जूस क्या कर देता है, जो रैपिड बाइंडर है, प्रोटीन है, उसका डाइजेशन कर देता है। वहाँ पे B12 फ्री हो जाती है। B12 के वहाँ पे फ्री होने के बाद वहाँ क्या होता है, वहाँ पे जो इंट्रिंसिक फैक्टर B12 के साथ क्या होता है, पुनः जुड़ जाता है और उसको टर्मिनल इलियन तक पहुँचाता है, और वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में जाता है ट्रांसकोबिलमाइन से जुड़ के, और उसके बाद वो लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही डिसमिस होती है।